अब बाकी आपके पास जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं सिंपल सर्किट्स में, उसमें अगर एक कंपोनेंट की सिंपल बात करें जो रेजिस्टर यूज करते हैं। अगर आप सर्किट में रेजिस्टर को यूज कर रहे हो और सर्किट आपके पास एसी पे ऑपरेट हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट पे। ठीक है, नॉर्मली जो डीसी पे ऑपरेट होते हैं, डीसी वाले सर्किट तो आपने बहुत ड्रॉ किए होंगे, जिसमें प्लस माइनस हम ड्रॉ करते हैं सिंपल। और उसमें जो है वो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होना होता है, तो सिंपल हमारे पास सारे उसमें कैलकुलेशंस हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ऑल्टरनेटिंग वाला ड्रॉ करते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग में ये होगा, यहाँ पर हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आ गया। और इसमें आप एक रेजिस्टर कनेक्ट कर लोगे। यहाँ पे हम रेजिस्टर कनेक्ट कर लेते हैं। और अब जो आपके पास करंट फ्लो होगा वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करेगा। तो ये सिंपल सर्किट आ गया आपके पास एसी के लिए, जब आप रेजिस्टर यूज करोगे अपने सर्किट में। और जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस का, कि जब आपके पास वोल्टेज की हम बात करते हैं, कि रेजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज पास होगा वो होगा V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें वी नॉट पीक वैल्यू थी, और वी जो है वो हमारी आरएमएस वैल्यू, या वो वैल्यू जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ग्राफ से, उसको यूज कर रहे थे। और सिंपल अगर आप इस पे अब ओम्स लॉ अप्लाई करते हो, अगर सिंपल ओम्स लॉ यूज किया जाए, तो ओम्स लॉ आप इस इक्वेशन में वोल्टेज की जगह पर अगर रिप्लेस करते हो, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। और सेकंड आप अगर करंट की जगह से रिप्लेस करोगे, तो I इज इक्वल्स टू V ओवर R। तो सिंपल आपके पास ये इक्वेशन आप करंट के लिए भी लिख सकते हो, जिसका हमने प्रीवियस लिखी थी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट के लिए भी इक्वेशन हो सकती है आपके पास, वोल्टेज के लिए भी सिंपल। और बाकी अब आपके पास रेजिस्टर की अगर बात की जाए, तो जब भी आपके पास रेजिस्टर से करंट पास होता है, तो चाहे वो एसी हो या डीसी हो, तो उसमें आपके पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज दोनों होंगी। तो जब आप एसी की बात कर रहे हो स्पेसिफिक, तो यहाँ पर जो है वो फेज का जो डिफरेंस बनता है, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, फेज लीड और फेज लैग। तो इसमें फेज का डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डीसी में तो डायरेक्ट करंट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा। और जो आपके पास एसी है, एसी में क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है, वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्लो करता है। तो उसकी वजह से आपके पास थोड़ा बहुत जो फेज का चेंज है, फेज का डिफरेंस आएगा यहाँ पर। बाकी जो कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सेम रहता है। और अगर आप इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, वोल्टेज और करंट की, तो वोल्टेज और करंट की आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी।
अगर ये वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक करंट को, तो वोल्टेज जो होगा आपके पास, तो वोल्टेज की आपके पास वैल्यू थोड़ी सी इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ड्रॉ होगी एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो जो आपके पास सर्किट में करंट होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपने रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है उस सर्किट के अंदर। और दूसरी बात ये कि रजिस्टर कनेक्ट करने से अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेम कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी ये होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के साथ वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे, चार्जेस का फ्लो आपके पास स्लो डाउन होगा, और हाई और लो पोटेंशियल के बीच में जो है वो डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। तो वोल्टेज भी आपके पास ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा जैसे ही आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे। और दूसरा है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वोल्टेज की वैल्यू भी उसके साथ साथ डिक्रीज करेगी। तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेंगे, डिपेंड करता है वैल्यू क्या है। और इलेक्ट्रिक करंट है जो वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू से थोड़ा सा वहां पर लो होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। और इसमें जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम यूज करते हैं वो आपके पास कैपेसिटर है। अच्छा, नॉर्मली अगर आप कैपेसिटर की वर्किंग देखो, तो कैपेसिटर की नॉर्मल वर्किंग तो आपने डीसी के साथ डिस्कस की होगी कैपेसिटर के टॉपिक में, कि नॉर्मल आपके पास जब कैपेसिटर का जो काम होता है वो एनर्जी स्टोर करना है, तो वो एनर्जी को आपके पास स्टोर कर लेता है, सिंपल। और अगर किसी उसको आप सर्किट में भी कनेक्ट करते हो और कैपेसिटर के साथ कोई और कंपोनेंट भी कनेक्ट हो, चाहे वो एलईडी बल्ब हो, कोई भी लोड हो या लैंप हो, तो वो आपके पास सिंपल नॉर्मल वर्क करेगा जब आपके पास डीसी करंट पास कर रहा होगा वहां पर। क्योंकि आपके पास जो इसमें कैपेसिटर टाइप होती है, नॉर्मली हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती है, और उसकी वजह से जो है वो वैल्यूज भी सेम होती है। और अगर आप एसी करंट को फ्लो करवाते हो कैपेसिटर से, ऑल्टरनेटिंग करंट को, तो अब इसमें होगा ये कि आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है एक तो वो तो चेंज होगी एसी की वजह से, वो चीज़ आपके पास कॉमन है, बेसिक हमें पता है। और दूसरा ये कि ये जो कैपेसिटर है इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से करंट की, ये आपके पास चार्ज और डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली होता रहेगा।
क्योंकि आपके पास एसी फ्लो कर रहा है। तो नॉर्मल आपके पास जब करंट फ्लो कर रहा है वो तो सिंगल डायरेक्शन होती है, तो उसमें वो एक बार चार्ज हो जाएगा, और जब हम सर्किट ऑफ करेंगे तो उसके बाद वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। लेकिन जब आप एसी यूज कर रहे हो, एसी में डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो चार्ज भी होगा, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से फिर वो डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो इसमें आपके पास जो है वो एसी में एक तो ये कॉन्सेप्ट होगा कि कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्चार्ज, ये इस तरह का प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर आप इसके फॉर्मूला को देखो, इसकी इक्वेशन, तो जो हमने इसकी बेसिक इक्वेशन देखी थी वो Q इज इक्वल्स टू सी वी, जो कि कैपेसिटर का अपना बेसिक फॉर्मूला है चार्ज फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पर जो V की वैल्यू होगी, V की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे V इज इक्वल्स टू वी नॉट वाले से, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्योंकि अब हर जगह पर हम एसी यूज कर रहे हैं, तो हर जगह पर जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी और पीक वैल्यूज होंगी, तो सब फॉर्मूला को जो है वो आपने ऑल्टर करना होगा। और फर्दर अगर आप इसकी फाइनल इक्वेशन देखो, तो Q इज इक्वल्स टू सी वी को हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हम सिंपल इक्वेशन यूज कर सकते हैं कैपेसिटर के लिए। क्योंकि अब हमारे पास एसी फ्लो कर रहा है, डीसी फ्लो नहीं कर रहा। जब तक डीसी था Q इज इक्वल्स टू सी वी, और जब आपके पास एसी फ्लो करेगा तो सिंपल आप यूज कर सकते हो सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। और दूसरा, अगर आप इसमें कैपेसिटर के सर्किट डायग्राम को चेक करोगे, तो इसकी सर्किट डायग्राम की आपके पास इस तरह से मेंशन होगी। यहाँ पे हमारे पास एसी का सोर्स है, और इसकी राइट हैंड साइड पे कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। और कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद जो इसमें आपके पास वैल्यूज मेंशन है, ये तो आ गया सी हमारा कैपेसिटर, और लेफ्ट साइड पर जो है वो हम एसी यूज कर रहे हैं, एसी सप्लाई। अच्छा, अब करंट आपके पास दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो एक टाइम पर जो है वो करंट फ्लो करेगा, लेट सपोज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और एक टाइम में आपके पास करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों तरह की यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। क्योंकि करंट आपके पास एसी है तो वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो उसके साथ जो आपके पास मार्किंग्स है, वो मार्किंग इस तरह से याद रखनी है कि ये वाली जो वैल्यू होगी पॉजिटिव, एक साइड इसमें पॉजिटिव हो गई, एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जब आपके पास करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव की साइड तक, तो इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगी, और ये वाली नेगेटिव साइड भी इंक्रीजिंग की तरफ जाएगी। और जब करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा,
तो आपके पास जो ये वैल्यू डिक्रीज डिक्रीज की डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो आपके पास जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो दोनों आपके पास कंपोनेंट डिक्रीज हो जाएंगे, और जब आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी तो दोनों वैल्यूज आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। और इनका जब आप फेस चेक करते हो तो इनका फेस डिफरेंस इस तरह से बनेगा कि आपके पास अच्छा, इसमें फेस डिफरेंस इस तरह से बनेगा कि एक आपके पास जो फ्लो होगा वेव का, वो मिनिमम हमारे पास जीरो से स्टार्ट होकर बाकी आगे कंटिन्यू, और जो सेकंड आपके पास वेव होगी वो हम मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एक वेव जीरो से स्टार्ट कर रही थी, एक पी पॉइंट से स्टार्ट कर रही है। और इसमें अब हम अगर इसका रेफरेंस चेक करें दोनों वेव का, अब इसमें भी फेस डिफरेंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप इसका फेस चेक करो तो इनिशियली जो वेव ओ आपके पास है, यानी जो ग्रीन कलर से वेव वन आपके पास ट्रैवल कर रही है, वो जीरो पर है, और दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट 90 डिग्री पर है उसका फेस। तो इन दोनों का फेस डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री है। और कुछ जगह पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं और बाकी जगह पर फिर वो ऑपोजिट है। तो इसी तरह से किसी पॉइंट पर जो है वो ऑरेंज जो वेव है वो लीड कर रही है बाय 90, और कुछ जगह पर जो है वो ग्रीन लीड कर रही है बाय 90। तो इनका जो है वो सेम आपके पास प्रोसेस होगा जिस तरह से हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास वोल्टेज को, और जो ऑरेंज लाइन है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक करंट को। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो इन शॉर्ट बात ये है कि आपके पास जो वोल्टेज होगा और जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, दोनों का फेज डिफरेंस 90 तक पूरे ग्राफ में आपको शो हो रहा है कि दोनों आपके पास 90 डिग्री से लैग या लीड कर रहे हैं। जब आप कैपेसिटर को सॉल्व कर रहे होगे तो कैपेसिटर की कंडीशन में जो इनका डिफरेंस होगा फेज एंगल, वो 90 डिग्रीज होगा। ये वोल्टेज के लिए लाइन आ गई, ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो इनका एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्रीज चलेगा, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का, जब आपके पास कैपेसिटर कनेक्ट होगा आपके सर्किट में, एसी में। और इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास रिएक्टेंस का। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, इसमें बस ये थोड़े से ग्राफ और ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी कि इनमें वोल्टेज और करंट किस तरह से होता है सेम। और यहाँ पर बस थोड़ा बहुत चेंज था, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि जो वोल्टेज होगा और जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, उन दोनों का एंगल बिल्कुल आपके पास सेम होगा। तो दोनों आपके पास सेम 0 डिग्री एंगल पर चल रहे होंगे, दोनों पैरेलल। और सेकंड इसमें एक फॉर्मूला और आपके पास होगा, एक्स सी करके। अब वो एक्स सी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पर?
अच्छा, नॉर्मली हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को आपके पास रेजिस्ट करता है फ्लो करने से। तो जब हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं और हमारे पास एसी सर्किट है, तो एसी में हम नॉर्मली एक और टर्म यूज करते हैं, रिएक्टेंस। तो अब आपके पास रिएक्टेंस जो है ये भी आपके पास एक ऑपोजिट फोर्स का काम करती है। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, और इसकी डेफिनेशन इस तरह से। ये भी सिंपल ऑपोजिशन का ही काम करेगी यहाँ पे, ऑपोजिट फोर्स का, फॉर्म ऑफ ऑपोजिशन दैट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और ये आपके पास जब कैपेसिटर लगा हो तब काम होगा रिएक्टेंस का, क्योंकि जब रेजिस्टर लगा तब तो रेजिस्टेंस ही होगी। और अभी जो हम थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे इंडक्टर वाली, तो जब इंडक्टेंस या आपके पास रेजिस्टेंस की बात होगी, सॉरी कैपेसिटेंस की बात होगी, तो वहां पर जो है वो रेजिस्टेंस की जगह पर हम यूज करेंगे रिएक्टेंस की टर्म। और रिएक्टेंट भी आपके पास जो है वो ऑपोजिट फोर्स का काम करती है जब आपके पास एसी करंट फ्लो कर रहा हो। तो जब हम कैपेसिटर की बात करें तो एक्स सी, यानी अभी हम यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात करें, और इनको हम सिंपल डिवाइड करेंगे, जो आरएमएस वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट की आरएमएस वैल्यू। कल जब हमने पीक और आरएमएस डिस्कस किया था, आपको याद होगा आरएमएस वैल्यू की हमने डेफिनेशन भी यही की थी डिस्कस, कि जब आपके पास एसी और डीसी में हीटिंग इफेक्ट जिस वैल्यू पर सेम आए, तो वो वोल्टेज और करंट जो है वो आरएमएस होगा। और नॉर्मली वो 70% होता है पीक वैल्यू का। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है वो आरएमएस वैल्यूज यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर रेजिस्टिव इफेक्ट या ऑपोजिट इफेक्ट डिस्कस करना है। और जो रिएक्टेंस का ऐसा ही यूनिट होगा वो भी ओम्स ही यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास ये रेजिस्टेंस का ही कंप्लीट काम कर रहा है, बस इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर एसी डिस्कस कर रहे हैं, डीसी नहीं। और फर्दर अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और ड्राइव करते हो, तो यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज आपके पास आरएमएस है, इलेक्ट्रिक करंट भी आरएमएस है, तो इसकी फाइनल वैल्यू आपके पास ड्राइव होकर जो बनती है, एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। और सिंपल हम 2 पाई एफ को ओमेगा के इक्वल लिख सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। डिपेंड करता है कि आपके पास कैलकुलेशन में वैल्यूज किस तरह से गिवन है। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली कोई भी इसकी फॉर्म यूज कर सकते हो, 2 पाई एफ सी वाली भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है सिंगल, तो आप 2 पाई एफ से फाइंड आउट करोगे। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप ओमेगा वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन होगी कैपेसिटर की। और कैपेसिटर में याद रखना है कि परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट होगा वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि इसमें जो फेज लीड और फेज लैग है वो 90 डिग्री से होगा, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का। और जब हम बात कर रहे थे स्टार्ट में रजिस्टर की, तो रजिस्टर में आपके पास फेज दोनों का सेम था, यानी दोनों पैरेलल चल रहे थे, तो वहां पर आपके पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और जिसमें थर्ड कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट हम यूज करते हैं इंडक्टर।
अच्छा, इंडक्टर बेसिकली आपके पास एक सिंपल कॉइल होती है, कॉइल को बस हम राउंड करके यूज कर सकते हैं, तो सोलेनॉइड बनाकर। तो उसमें हमारे पास कोई ऐसा एक स्पेशल कंपोनेंट यूज नहीं होगा। सिंपल हमारे पास वही एसी सप्लाई होगी स्टार्ट में, और एक हम वायर को सिंपल लूप बनाकर यूज कर लेंगे, तो वो इंडक्टर का काम करेगा हमारे पास। यहाँ पर हमने उसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और यहाँ पर जो है वो एसी सप्लाई है हमारे पास। और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि ये वायर है सिंपल सी और इसमें हमने राउंड बनाए, तो इसका मतलब इसकी भी अपनी रेजिस्टेंस होगी। लेकिन अभी हम इसकी रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ इंडक्टर को स्टडी करना चाह रहे हैं। रेजिस्टेंस हम पहले देख चुके हैं, तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस को फिलहाल हम निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद उसकी बाकी सारी चीजें डिस्कस करके, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस अगर इंक्लूड होगी तो हम रेजिस्टेंस वाली वैल्यूज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना होगा। तो रेजिस्टेंस हमारे पास नेग्लिजिबल है। और उसके बाद ये कि जब भी आपके पास करंट फ्लो होगा किसी भी इंडक्टर से जो हम सर्किट में यूज कर रहे हैं, तो इंडक्टर के लिए फॉर्मूला आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज करोगे, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। तो जब भी आपके पास करंट फ्लो होगा किसी भी इंडक्टर से, तो उस करंट थ्रू इंडक्टर के लिए जो इक्वेशन होगी वो आपने ये यूज करनी है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। और जो आपके पास इंडक्टेंस है उसको हमने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है। और आपको फैराडेस लॉ याद होगा कि आपके पास, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूअसली करंट बैकवर्ड फॉरवर्ड फ्लो करेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उसके रिजल्ट में, अगर हम मोशन की बात करें, मूवमेंट की, इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो फेराडेस लॉ की ही अगर आप कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, तो ईएमएफ जो होगा यहाँ पर इंडक्टर का, वो इक्वल होगा एल टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि यहाँ पर अभी मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर आपने इसका वोल्टेज फाइंड आउट करना हो, तो वो आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, जो फेराडेज लॉ के रेफरेंस से ही बनाई गई है, सिंपल। और दूसरा ये कि अगर हम इसको सिंपल वोल्टेज की फॉर्म में लिखें, तो आप इसको वोल्टेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो ये वोल्टेज की फॉर्म में आ गया, ईएमएफ में अगर हम इसे नहीं लिखते। तो यहाँ तक तो इसका बेसिक थोड़ा सा जर्नल कॉन्सेप्ट हो गया। और इसमें ये है कि आपके पास करंट और टाइम का वेरिएशन जो है वो आपको वोल्टेज की वैल्यू देगा। और यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो वेव्स हैं, लेट्स सपोज। एक वेव वो जीरो से स्टार्ट कर रही है, और जो दूसरी वेव है हमारे पास उसे हम मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम फेज डिफरेंस देखें तो फेज डिफरेंस 90 का है। तो इसमें भी सिंपल आपके पास जो ग्राफ बनेगा, इसमें भी जो करंट और वोल्टेज का ग्राफ होगा। करंट आपके पास अगर लेट सपोज इस पॉइंट पर है, तो वोल्टेज आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम देखें तो वोल्टेज हमारे पास इनिशियली मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहा है।
तो ये वोल्टेज के लिए होगा और ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए होगा, क्योंकि वोल्टेज आप देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है, 90 डिग्री का आपके पास फेज डिफरेंस है इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज में। तो ये जो रेड लाइन थी हमारे पास ये इलेक्ट्रिक करंट की है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये वोल्टेज के लिए। तो ये आपके पास सिंपल, इसमें भी परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट होगा, इसमें भी आपने परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट याद रखना है। और क्योंकि इसमें भी फेज डिफरेंस आपके पास 90 का बन रहा है। और अगर फर्दर आप इसमें देखो कि रिएक्टेंस की अगर बात की जाए, तो रिएक्टेंस अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि वो कैपेसिटेंस में भी होती है, इंडक्टेंस में भी होती है। तो यहाँ पर भी जब आपके पास रिएक्टेंस होगी तो उसके साथ हम कैपिटल एल यूज करेंगे, क्योंकि इंडक्टर है हमारे पास अब, और वो भी इक्वल होगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस। और यहाँ पर जो है वो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन है, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम यहाँ पे की थी कैपेसिटर के लिए, तो उसमें इनवर्स आपके पास रिलेशन था रिएक्टेंस का। यहाँ पर आपके पास जो है वो डायरेक्ट लिंक होगा, और इसमें जो फाइनल फॉर्मूला होगा तो एक्स एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल और सिंपल ओमेगा एल, क्योंकि 2 पाई एफ ओमेगा के इक्वल होगा। तो ये आपने इक्वेशंस याद रखनी है, ये वाली इंडक्टर के लिए, इंडक्टेंस के लिए रिएक्टेंस की इक्वेशन, ये वाली कैपेसिटेंस के लिए, और रेजिस्टेंस वाली तो आपके पास वही बेसिक्स थी, क्योंकि उसमें हम कोई ऐसा चेंज नहीं किया था, उसमें कॉन्सेप्ट आपके पास सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो नॉर्मली आपके पास जो रिएक्टेंस है, वो रिएक्टेंस आपके पास डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉइल पे। डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास एसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। और दूसरा आप देखो एफ के साथ कैपिटल एल जो कि इंडक्टेंस है उस पर डिपेंड करेगी। तो ये आपके पास फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करेगा, सिंपल। और इनके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो, इंडक्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, तो आपके पास रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगी। और ये सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रीवियस हमने जो किया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, कैपेसिटेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये आपके पास कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इनकी इक्वेशंस और इनके लिंक आपको याद रखने हैं थोड़े बहुत। और बाकी तो आपकी इंफॉर्मेशन आपको अपनी नोटबुक से भी मिल जाएगी, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। और जो हमने पीछे रेजिस्टेंस वाली बात की थी, रेजिस्टेंस में कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं थी फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए वहां पर हमने कोई फॉर्मूला भी नहीं लिखा जो आपके पास एफ से रिलेट कर रहा हो। तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर लूँ। द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा एसी की, तो इसलिए इसके लिए कोई इक्वेशन भी हमने नहीं बनाई थी, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसका डिपेंडेंसी उस पर नहीं है, तो कोई इक्वेशन भी आपके पास वहां पर नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ तक ये आपके पास कुछ एसी का कॉन्सेप्ट आ गया, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस से रिलेटेड। और बाकी जो इसमें नेक्स्ट अब इम्पीडेंस है,
और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कंबाइंड सर्किट, रेजिस्टेंस और इंडक्टर का कंबाइंड सर्किट, आरसी और आरएल सर्किट जिन्हें कहते हैं, वो सर्किट्स आपके पास हैं। और इम्पिडेंस का कॉन्सेप्ट है। फिर बाकी सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट है, और एक आपके पास फेज सप्लाई जो हमारे पास यूज होती है नॉर्मल हमारे मेन सप्लाईज में, तो हम वो थ्री फेज सप्लाई क्यों यूज करते हैं। तो ये अब आपके पास इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फिर नेक्स्ट टाइम हम इसको यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे।